दोस्तों वंदे मातरम। आज का विषय है मातृ श्राप द्वारा सुत क्षय, अर्थात संतान कष्ट होना या तो संतानों उत्पत्ति में भी दिक्कतें आना या संतान का ना होना। तो मातृ श्राप शास्त्रों में बृहद पराशर होरस शास्त्र, मैंने बुक का भी नाम बताया था आपको, पार्ट 2 पेज नंबर 865, जिसमें सारे के सारे कॉम्बिनेशंस दिए हैं, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा एडिशन करूँगा मेरे हिसाब से। और मैं आप लोगों को लास्ट में बहुत बढ़िया इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। किताब के ही सॉल्यूशन को थोड़ा सा हल्का सा मॉडिफाई किया गया है, और अगर वो सॉल्यूशन होता है तो जिन लोगों की कुंडली में मातृ श्राप बनता है उसका आप निवारण भी कर सकते हो। और इस श्राप का जैसे ही निवारण होगा तो संतानों उत्पत्ति और साथ में जो भी परेशानियां चल रही हों। अच्छा, एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहता हूं, बिकॉज बीइंग ए मेडिकल एस्ट्रोलॉजर, जो कि मैं काफ़ी सालों से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैंने एक नोट किया है खास बात। उन कपल्स की कुंडली में जिनको मातृ हत्या का दोष बनता है पास्ट लाइफ का, या वो अपनी माता से करंट जन्म में, इस जन्म में भी कर्ज लेते रहते हैं या माता की सेवा नहीं करते हैं, उनकी जो संतान होती है उन बच्चों को मैंने जल संबंधित रोगों से पीड़ित होते हुए देखा है। और एपिलेप्सी जैसे रोग, और भी बहुत सारे रोग हैं, जैसे कि बाइपोलर डिजीज़, डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ऐसे बहुत सारे रोग जो जल से संबंधित और चंद्रमा से संबंध रखते हैं। ऐसे बहुत सारे रोग उन कपल्स की संतान को होते हुए देखे गए हैं अक्सर। और मैंने कहा भी है कि वीडियो के जब ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, लास्ट में मैं आपको बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल्स, और उन एग्जाम्पल्स उन लोगों के हैं जिन्होंने टेस्टिमोनी भी दिया है, वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं। हाँ जी हाँ, उनका नाम नहीं बता पाऊँगा, शेयर नहीं कर पाऊँगा डिटेल उनकी, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ही बताई जाएगी विद लाइव एग्जाम्पल, कब कब कैसे कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं मातृदोष से। और एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, माता की अगर हम बात करें, चाहे किसी की भी माँ हो, माँ का ऋण इस प्रकृति में कोई भी नेटिव, कोई भी इंसान नहीं चुका सकता है। ऐसा होता है माता का ऋण, क्योंकि जो माँ कर सकती है एक बच्चे के लिए वो कोई नहीं कर सकता, वो भगवान भी नहीं कर सकते। पहला योग है, ये जिन लोगों ने कुछ बुक ली है तो आप लोग पेज नंबर 864 पर जा सकते हैं। श्लोक भी दिया है जिसमें कि पहला कॉम्बिनेशन है कि मीन लगन में अगर चंद्रमा नीच का हो, नीच का चंद्रमा कहाँ पर होगा मीन लगन में? 9th हाउस, भाग्यस्थान में। और नीच का चंद्रमा भाग्यस्थान में, तो और वो चंद्रमा अगर पापग्रस्त हो जाए, पाप मध्य मीन्स कि पाप कात्री योगा से पीड़ित हो जाए, और इसके साथ साथ चौथे और पांचवें घर में भी पाप ग्रह हों, क्योंकि पांचवें घर में मीन लगन में चंद्र राशि होगी कर्क राशि, और चौथे घर में होगी मिथुन राशि। तो अगर इन दोनों राशियों के ऊपर पाप ग्रह बैठे हों, कौन से? सूर्य, शनि, मंगल और राहु, तो ये मातृ श्राप बनता है ये। और इसके साथ सेकंड, अगर हम योग की बात करें, इससे पहले जो ज्योतिष के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इजी फंडा बताता हूँ मैं याद रखने के लिए। जब भी मातृ श्राप की बात करेंगे, माता का कारक चंद्रमा, पहले तो ये नोट कर लीजिए कि चंद्रमा कहीं एफ्लिक्टेड तो नहीं है कुंडली में। दूसरी बात, चौथे घर का कनेक्शन जरूर आएगा, क्योंकि चौथे घर से माता के सुख के बारे में विचार किया जाएगा। तो 4th हाउस एंड चंद्रमा, ये दोनों चीज़ों को छोड़ना ही नहीं है। बाकी जो भी ये 11 कॉम्बिनेशन है आपके दिमाग में इमीडिएटली बैठ जाएंगे। दूसरा कॉम्बिनेशन है, ये कहता है कि एकादश स्थान में अगर शनि हो, 11वें घर में शनि का होना, और चौथे घर में पाप ग्रह हों। देखिए फिर चौथा घर कनेक्ट हो गया, पाप ग्रह सूर्य, मंगल, राहु, शनि। और पंचम में नीच चंद्रमा हो, या नीच चंद्रमा हो या नीच ग्रस्त, कैसे भी, किताब का फंडामेंटल नहीं लेना है आपको, या पापकात्री योगा से चंद्रमा 5वें घर में पीड़ित हो जाए, कोई स्ट्रॉन्ग अफ्लिक्शन हो उसके ऊपर, तो ये भी मातृ श्राप बनता है। अब तीसरा कॉम्बिनेशन,
पांचवें घर का स्वामी छठे आठवें बारहवें घर में चला जाए, कहाँ से? लगन से छठा आठवां बारहवां घर जो दुस्थान होते हैं। और लग्नेश नीचगत हो, या तो डेबिलिटेटेड हो या तो अफ्लिक्शन हो उसके ऊपर मेलफिक प्लैनेट्स गर्म ग्रहों की, और चंद्रमा भी साथ में पीड़ित हो किसी भी तरह से, चाहे चंद्रमा का पक्ष बल कम हो। आप इसको नवांश कुंडली के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं कि नवांश कुंडली में चंद्रमा बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाए और लगन में थोड़ा सा पीड़ित हो जाए, जो कि किताब में नहीं लिखा है लेकिन ये मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं और जो हम बाद में शेयर करेंगे। चौथे घर में पंचमेश, ये कहता है चौथा योग पंचमेश छठे आठवें बारहवें घर में चला जाए, जैसे कि थर्ड में भी सेम कॉम्बिनेशन था। और चंद्रमा पाप नवांश में हो, मतलब कि नवांश कुंडली में पाप प्रभाव में चंद्रमा का अफ्लिक्शन, चंद्रमा का वहाँ पर पीड़ित होना, और पहला और पांचवा भाव इन दोनों में पाप ग्रह बैठे हों, ये सारे कॉम्बिनेशन कनेक्ट होने चाहिए ईदर ऑफ देम, तब जाके मातृ श्राप बनेगा। अब इसके बाद फिफ्थ पॉइंट, पांचवा पॉइंट कहता है ये कि पंचम में कर्क राशि हो। तो ये कर्क राशि कहाँ बनेगी? पंचम में, मीन लगन में। ये पहले जो पहला योग था वहाँ पे भी एक सिमिलर कॉम्बिनेशन था कि पहला और पांचवें का आप कनेक्टिविटी जोड़ सकते हैं, इजीली आपको याद हो जाएगा कि पांचवें घर में कर्क राशि मतलब मीन लगन, और चंद्रमा शनि राहु और मंगल, जो चंद्रमा है कहता है कि पंचम में कर्क राशि हो, चंद्र शनि राहु व मंगल से युक्त हो, मतलब जो कर्क राशि है इन चारों प्लैनेट से वो कनेक्टेड हो, एसोसिएटेड हो, या कोई ना कोई युति हो, और पांचवा या नौवां भाव इसमें चंद्रमा हो, तो ये भी मातृ शाप बनता है। अब आता है छठा पॉइंट। छठे पॉइंट में ये बनता है धनु लगन वालों के लिए या तो कर्क लगन वालों के लिए, क्योंकि धनु लगन में और कर्क लगन में मंगल की जो राशियां हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि, वो चली जाती है पंचम में। तो आप देखिए कहीं ना कहीं कर्क लगन भी आ गया, मतलब चौथी राशि कहीं ना कहीं कनेक्शन बनता जा रहा है। तो छठा पॉइंट क्या कहता है कि धनु लगन में या तो कर्क लगन में पंचम की राशि हो, मतलब पंचम में मंगल की राशि हो, तथा मंगल शनि व राहु एक साथ हों। ये कहाँ पे हो? पांचवें घर में, धनु लगन में या कर्क लगन में। और इसके साथ साथ पहला और पांचवें भाव में चंद्रमा व सूर्य हो तो संतान हानि होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, पहला और पांचवा भावेश लिखा है इसने कि छठे घर में चले जाएं, मतलब पहले और पांचवें भाव का स्वामी, इनके लॉर्ड्स स्वामी अगर छठे घर में चले जाएं, छठा घर कहाँ से? लगन से, और चतुर्थेश अष्टम घर में हो, चौथे घर का स्वामी अष्टम में हो। वैसे भी देखिए दोस्तों, चौथे घर का स्वामी अगर अष्टम में चला जाए तो मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ पर बच्चे डिसेबल पैदा होते हैं। और इसके साथ साथ आठवां और दसवें घर का जो स्वामी है वो लगन में चला जाए, आठवें और दसवें घर के स्वामी लगन में चले जाएं तो ये भी एक पूरा योग बनता है। आठवें घर, अब चलते हैं हम 8 नंबर पॉइंट में। 8 नंबर पॉइंट में स्टेटमेंट दी हुई है कि छठे आठवें भावेश लगन में हो, मतलब कि छठे और आठवें भाव का जो स्वामी है वो अगर लगन में चला जाए, और इसके साथ साथ चतुर्थेश 12th हाउस में, चौथा घर जो होता है वो भी कहीं ना कहीं संतान को कनेक्ट करता है, माता की ब्लेसिंग्स होती हैं, हैप्पीनेस का प्लेस है। तो अगर 12th हाउस में चले जाना मतलब व्यय हो गया चौथे घर का। और पंचम में चंद्र गुरु जो हैं, देखिए अब पंचम में चंद्र गुरु हो और पाप युक्त हो, एक तो पांचवें घर में गज केसरी योग भी बन गया जो कि स्पेकुलेशन, शेयर मार्केट, बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ये पाप युक्त हो जाएं, मतलब गर्म ग्रहों से अफ्लिक्टेड हो जाएं, पाप कात्री योगा या एसोसिएशन या नवांश कुंडली में भी जाके चंद्र गुरु वहाँ पर पीड़ित हो जाएं, तो ये पांचवा घर यहाँ पर पीड़ित हो जाता है। तो देखिए एक तरफ बहुत फ़ायदा हो रहा है, एक तरफ नुकसान भी हो रहा है। अब आता है नौवां योग, लगन पाप ग्रहों के मध्य चला गया हो, मतलब जो लगन है पहला घर
वो पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाए, जिसमें कि चाहे आप एसोसिएशन मान लीजिए, चाहे मंगल शनि की दृष्टि, चाहे 10वें घर से मंगल लगन को देखे या छठे घर से देखे, या शनि किसी भी घर से, चाहे शनि चौथे घर में बैठा हो उस समय, या शनि सप्तम घर में बैठा हो, या 11th हाउस में बैठा हो जो कि लगन को देखेगा, और राहु केतु कहीं पर भी बैठे हो, सूर्य का डेफिनेटली सप्तम में होना या लगन में होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मतलब हुआ कि लगन पाप ग्रहों के मध्य में गया हो, और साथ में क्षीण चंद्रमा सप्तम में हो, 7वें घर में चला जाए, और राहु व शनि चौथे या 5वें भाव में एकत्रित हो। अब देखिए, अगर राहु और शनि का चौथे या 5वें भाव में होना, और मान लीजिए राहु अगर 5वें भाव में होता है और साथ में शनि होता है, तो शनि का भी तो प्रभाव ले लिया राहु ने, तो वो भी दृष्टि जा रही है, नवम दृष्टि लगन पे, तो लगन फिर पीड़ित हुआ। या मान लीजिए शनि 4th हाउस में है एंड शनि के साथ राहु बैठे हुए हैं, तो शनि ने राहु का भी प्रभाव लिया है, राहु का प्रभाव लेकर 10वीं दृष्टि लगन पे जा रही है। तो आप किसी भी कॉम्बिनेशन से, ये तरीका बहुत बढ़िया है याद रखने के लिए। अब आते हैं 10वें पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 10। अभी सिर्फ 3 और बचे हैं। अष्टमेश पंचम में हो, 8वें घर का स्वामी पंचम में, हमेशा मैंने नोट किया है कि संतान बात नहीं मानती, कहीं ना कहीं रिवेंजफुल हो जाती है। आप ए कहेंगे तो वो बी कहेंगे, आप दिन कहेंगे तो संतान रात कहती है। ऐसे बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है, बशर्ते कि 5वें घर का कारक भी पीड़ित हो। चलिए पूरा योग डिस्कस करते हैं कि अष्टमेश पंचम में हो और पंचमेश अष्टम में हो, कोई सा भी कॉम्बिनेशन ले लीजिए। पंचमेश अष्टम में, कन्या लगन में भी 6, 7, 8, 9, 10 या पंचमेश अष्टम में चला जाएगा। कन्या लगन, ये बता देना चाहूँगा मैं बीच बीच में, ये एक मेमोरी कैप्सूल्स हैं जो लोग सुनना चाहते हैं ताकि याद रहे। कन्या लगन में मैंने अगेन केसेस देखे हैं कि जब पंचमेश अष्टम में चला जाता है, मतलब शनि का अष्टम में चला जाना, मेष राशि का, नीच का शनि का अष्टम में कन्या लगन में, एक तो ये बहुत लंबी आयु का घोतक है। बहुत लंबी आयु होती है ऐसे लोगों की, बहुत स्ट्रांग होते हैं, पॉपुलर होते हैं, हिडन शक्तियों के स्वामी भी होते हैं, बहुत इंट्यूटिव होते हैं। दिस पीपल आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे शनि अष्टम में कभी भी नीच का जो प्रभाव है, उसका प्रभाव मतलब स्ट्रगल देता है, लेकिन बहुत बड़ी सक्सेस भी देता है। तो इसको नीच का शनि आप नहीं मान सकते कहीं ना कहीं, क्योंकि जरूरी नहीं कि कोई प्लैनेट नीच का हो गया है तो वो नीच का ही फल देगा, बल्कि इस शनि को बहुत अच्छा माना जाएगा। और जैसे कि कहते भी हैं कि कारक, अगर जो कारक होते हैं अगर उन्हीं अपने घरों में चले जाएं तो उस भाव का नाश हो जाता है। शनि अष्टम घर का कारक भी है, तो ये जरूरी नहीं कि हर एक केस में होता है। मंगल छठे घर का कारक है, लेकिन जरूरी नहीं कि मंगल छठे घर का कारक होके छठे घर में चला जाए तो उसको नाश करेगा। सिमिलरली शनि अष्टम घर का कारक है, लेकिन अगर अष्टम में चला जाए तो नुकसान नहीं देता है, ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। लेकिन मेरे जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं कन्या लगन में, मैंने अक्सर देखा है कि पंचमेश शनि का अष्टम में चला जाना संतान को कहीं ना कहीं डिसेबल कर देता है, या कोई ना कोई बहुत बड़ा ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन में कोई ना कोई बीमारी देता है। तो योग है अष्टमेश का पंचम में होना और पंचमेश का अष्टम में, दोनों का आपस में इंटरकनेक्शन। एंड चंद्रमा व चतुर्थेश दोनों ही छठे, 8वें, 12वें घर में, छठे, 8वें या 12वें घर में कहीं पे भी चंद्रमा व चतुर्थेश दोनों का ही लगन। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट भी गिन लेते हैं, 11 नंबर पॉइंट। कर्क लगन में मंगल और राहु साथ में हो, लगन में ही विराजमान होने चाहिए मंगल और राहु। देखिए अभी इस कर्क लगन की बात करें तो मंगल यहाँ पर योग कारक भी हुआ, और चंद्रमा व शनि पंचम में बैठे हों तो भी ये मातृ श्राप बनता है। अब पॉइंट नंबर 12, लगन या पंचम, लगन या पंचम या अष्टम या द्वादश, मतलब इन घरों में से कोई सी भी, फर्स्ट हाउस, 5th हाउस या 8वां घर या 12वां घर, इनमें किसी भी घर में ईदर ऑफ देम
पाप ग्रह जो है मंगल, राहु, सूर्य, शनि किसी भी तरह से बैठे हों, किसी भी कॉम्बिनेशन में, चाहे शनि लगन में बैठा हो या शनि अष्टम में हो, किसी भी कॉम्बिनेशन में बैठे हों। एंड इसके साथ साथ पहला और चौथा जो भावेश है, दोनों ही पहले और चौथे घरों के जो स्वामी हैं वो छठे, 8वें, 12वें घर में चले जाएं तो ये भी मातृ श्राप बनता है। अब बनता है लास्ट पॉइंट नंबर 13 में क्या है कि बृहस्पति अष्टम घर में चला गया हो, लेकिन इसके साथ एसोसिएशन चाहिए दो प्लैनेट्स की, मंगल और राहु की। ये तो कहती है बृहत्पराशर होरा शास्त्र। मैंने तो ये भी एक्सपीरियंस देखा है कि बृहस्पति अष्टम में चला जाए और मंगल और राहु की दृष्टि हो इसके ऊपर, चाहे कोई सी भी दृष्टि हो, चौथी, 8वीं या 7वीं मंगल की और राहु की पंचम, नवम या सप्तम, तो कैसे भी आप कैलकुलेट कर लीजिए, अदर देन बुक ये भी कॉम्बिनेशन बनता है। एंड साथ में पंचम में शनि और चंद्रमा दोनों हो तो ये विष योग भी बनता है पंचम में, ये भी मातृ श्राप बनता है। अब देखिए इसके उपाय क्या दिए हैं, 2 उपाय हैं बुक में। पहला उपाय थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कुछ लोगों के लिए, दूसरा भी दिया है वो भी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम सिंपल करेंगे सेकंड वाले को। बुक में ये कहता है कि इन मातृ शाप योगों से संतान की रक्षा हेतु शांति करनी चाहिए। और शांति के क्या उपाय हैं कि रामेश्वर, जो केरला में रामेश्वरम में स्नान अथवा 1 लाख गायत्री जप करके चांदी के पात्र में प्रतिदिन दूध पिएं। मतलब दोनों चीज़ें दी हैं कि रामेश्वरम में स्नान भी किया जाए, या तो मतलब रामेश्वरम में स्नान करने मात्र से ही मातृ हत्या का दोष खत्म हो जाता है। ये थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं होता है किताब का योग। आप ऐसे मान लीजिए कि जब ये बुक्स लिखी गई थी तो वो एक ऐसा समय था कि अगर कोई व्यक्ति चाइना में है तो उसको रामेश्वरम जाना पड़ेगा, तब यातायात के साधन इतने सुदृढ़ नहीं होते थे, बहुत डिफ़िकल्ट होते थे, तो इतनी लंबी यात्रा करना तो उसको भी एक तप माना जाता था। आजकल तो आप फ़्लाइट लीजिए कहीं पे भी पहुंच जाइए। तो इसको मैंने अपने एक्सपीरियंस में या मेरे गुरुओं ने जो मुझे आगे रिज़ल्ट्स दिए हैं इसके कि रामेश्वरम में स्नान करना जाकर इसके रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं देखे गए हैं इस उपाय के, तो इस उपाय को अवॉइड कीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि किताब में जो भी रेमेडीज़ दी हैं वो सारी की सारी कारगर हैं। दूसरा उपाय है कि 1 लाख गायत्री मंत्रों का जाप करके चांदी के पात्र में प्रतिदिन दूध पिएं। इसको थोड़ा सा हम ब्रॉड कर सकते हैं और ब्राह्मणों को साथ में भोजन वगैरह करवाएं। इसके बाद इसको एक अच्छे तरीके से करना हो गायत्री मंत्र का, तो बेटर है कि आप एक शुभ मुहूर्त में, जब गुरु और शुक्र इनमें से कोई भी अस्त ना हो, साथ में चंद्रमा का पक्ष बल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उस समय चंद्रमा पावरफुल होना चाहिए और एक अच्छी ट्रांजिट भी होनी चाहिए चंद्रमा की आपकी कुंडली में, पंचम घर में हो तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ऐसा एक अच्छा सा मुहूर्त निकाल के जिसमें कि सर्वाष्टक में भी 5th हाउस स्ट्रांग हो, 5वें घर में अच्छे नंबर हो, एक ऐसा शुभ दिन निकालने के बाद आप किसी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर से भी आप मुहूर्त ले सकते हो। और आपने जो भी विद्वान हैं, जो पंडित जिनसे आप पूजा पाठ करवाते हो, वो विद्वान लगातार 1.25 लाख मंत्रों का गायत्री का जाप करें, जिसमें कि डेफिनेटली अगर 3 पंडित बैठते हैं तो 10 से 11 दिन लगेंगे, बहुत अच्छे तरीके से अगर होता है विधिवत। और उसके बाद पूर्ण तरीके से यज्ञ करवाया जाए, हवन। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि जो पंडित करने वाले हैं वो स्थान ना छोड़ें, उसी जगह पर रहें, चाहे वो आपके घर पे हो, कहीं पे भी हो, लेकिन मंदिर में नहीं होना चाहिए। तब जाकर आपको मातृ शाप से ये सफलता मिलेगी। और साथ साथ में ब्राह्मणों को भोजन करवाने के लिए बताया गया है, लेकिन आप अपंग व्यक्ति या ज़रूरतमंद किसी को भी दान कर सकते हो। एंड साथ में एक मेरी तरफ से एडिशनल रेमेडीज़ कि जब भी लूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण जब आता है, तभी भी चंद्र ग्रहण के समय आप कुछ गरीब व्यक्ति विशेष को आप दान कर सकते हो। आप रुद्र अभिषेक भी कर सकते हो वर्ष में एक बार, जो किताब में उपाय नहीं मिलेंगे।
और शिवलिंग की पूजा भी कर सकते हैं। मंडे टू मंडे गॉड शिवा को अभिषेक भी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर आपको दूध का ही अभिषेक करना है। जस्ट शगुन मात्र के लिए आप 1 या 2 मिलीग्राम मिल्क का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इन योगों से भी मातृ कष्ट, और सबसे बेहतर बात है कि आप अपनी माता की पूजा करें। पूजा मीन्स कि ये नहीं कि आप उनके पूजा मीन्स कि जैसे आप गॉड को पूजते हैं, लेकिन आप अपनी माँ की बात ना टालें, उनको कष्ट ना दें, उनको मानसिक अशांति ना दें, उनकी हर बात मानें। ज़रूरी नहीं कि आप अपनी माँ की हर बात में हाँ से हाँ मिलाएं, लेकिन उन्हें ये लगे कि संतान बात में हाँ से हाँ तो नहीं, हाँ से हाँ मिला लेती है, बेशक वो अपनी मर्जी करती है, लेकिन आपकी माता को कष्ट नहीं होना चाहिए आपकी किसी भी बातों से। तो बेसिकली आपकी माता को आप खुश रखें हर तरीके से, और माता से ब्लेसिंग्स लेते रहें। ये नहीं कि ज़बरदस्ती ब्लेसिंग्स ली और कहा कि माँ मुझे ब्लेसिंग्स दो। देखिए, ब्लेसिंग्स वही होती हैं जो दिल से आती हैं। आत्मा से जब इंसान ब्लेस करता है, वो ब्लेसिंग्स तभी कारगर होती हैं। और वो ज़रूरी नहीं कि कोई किसी को ब्लेस करके हाथ ही सर पर रखे। वो ब्लेसिंग्स वेव्स अपने आप निकलती रहती हैं, अच्छी वेव्स। इसके बाद का एक उपाय जो मैं रेकमेंड करना चाहूँगा, और ये उपाय मैंने कई लोगों से करवाया भी है और सबको सफलता मिली है। इसमें थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ है, पहले ये पढ़ लेते हैं बुक क्या कहती है। बुक में लिखा है कि ईदर ऑफ द, मतलब ये भी उपाय किया जा सकता है अगर बाकी ना करने हो, कि 1008 बार पीपल की विष्णु रूप में पूजा करके परिक्रमा करें। ये कार्य होगा सोमवार के दिन, जो कि नहीं लिखा है डे। इस प्रकार करने से, अच्छा ठीक है, ये आगे संवाद लिखा हुआ है तो ये भी है, लेकिन अब डेफिनेटली क्वेश्चन आता है कि 1008 बार परिक्रमा करनी कैसे है। पीपल का पेड़ तो बहुत बड़ा होता है, लाइक काफ़ी चौड़ाई ज़्यादा होती है पीपल की पेड़ की, अराउंड 20 से 30 फीट के बीच में। सो दोस्तों, इसमें मैं सिंपल रेमेडी बताता हूँ। एक तो पहला है कि पीपल की जब भी पूजा करनी है, अगर परिक्रमा करनी है, तो फर्स्ट स्टेप कि आप पीपल का पेड़ छोटा वाला ढूंढिए, जो यंग हो, 3-4 साल ही उसकी एज हो, छोटा सा, पतला सा। और ये जो पूजा संपन्न होगी, ये सूर्य उदय होने से पहले पहले पूजा संपन्न हो जानी चाहिए। पूजा करते करते सूर्य उदय नहीं होना चाहिए। बेटर है कि ये उपाय करने के लिए आप किसी विद्वान को हायर करें, उनसे गाइडलाइन लें। वो पूर्ण तरीके से आपको एक अच्छा मुहूर्त भी निकाल के देंगे। शुभ मुहूर्त जब चंद्रमा का पक्ष बल बहुत स्ट्रांग होगा, और एक अच्छा शुभ मुहूर्त भी होगा। और क्योंकि जब भी पीपल की पूजा की जाएगी तो उसमें जल भी बनाना पड़ेगा। उस जल में बहुत सारी वस्तुएं डलती हैं, जैसे कुशा, फ्लावर्स, दूध, चीनी, चावल, कुमकुम एट्सेट्रा। और ये जो परिक्रमा ली जाएगी, ये क्लॉकवाइज ली जाएगी। अब कई लोग कहेंगे कि मैंने उल्टा दिखा दिया, मे बी बिकॉज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये सेल्फ़ी, मैं कैमरे को सेल्फ़ी मोड पे मैंने लिया है, और ये मेरा राइट हैंड नहीं है, ये लेफ़्ट हैंड है। तो कई बार क्वेश्चन भी आते हैं लोगों के कि मैं लेफ़्ट हैंडी हूँ। जी नहीं, मैं राइट हैंडी हूँ। सो मिरर इमेज आपको दिखाई दे रही है इसकी मोबाइल की। सो दोस्तों, ये आप किसी विद्वान से पूछ सकते हैं कि बेहतरीन तरीका क्या होगा उस समय करने का। कोई भी विद्वान पंडित बहुत ही नॉमिनल अमाउंट आपसे लेगा, और बेटर है कि आप उसे एक दिन पहले ही बुला लें, एंड सुबह आपकी पूजा वो एक अच्छे मुहूर्त में संपन्न भी करवा देगा। और इससे रिलेटेड आपके और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप अपनी, जिन लोगों को संतान कष्ट है या कोई परेशानियां हैं, बेटर है कि आप अपनी कुंडली ओपन कर लीजिए। ये जो मैंने 13 कॉम्बिनेशन आज बताए हैं चंद्रमा के, जिसमें कि चंद्रमा पीड़ित होने से, मातृ हत्या का दोष, माता से कर्ज पास्ट लाइफ में, और कई बार इस जन्म में भी हम लोग कर्ज ले लेते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है। तो आप ये उपाय कीजिए, डेफिनेटली 100% आपको सफलता मिलेगी। मुझे इजाज़त दीजिए। भारत माता की जय।